जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो ना पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज तक YouTube में आपको किसी ने दी होगी। और यह सर्विस पेंशनर्स के लिए भी और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी। और आप वीडियो पूरी देख लेंगे ना दोस्तों, आप गदगद हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों पहले ही बोल देता हूं कि वीडियो को ठोक दो लाइक यार, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तो आपने खुश हो ही जाना है और लाइक कर ही देना है। और आपने अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं दोस्तों सब्जेक्ट की ओर। ओआरओपी में बड़ी रेजिडुअल पेंशन, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आपकी ये कौन सी बला अब आ गई है दोस्तों, तो इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और फैमिली पेंशनर्स बिल्कुल दोस्तों लास्ट तक देखना वीडियो, आपके काम की भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है इसमें। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल ओआरओपी का तीसरे रिवीजन के कॉरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं और कईयों को तो कुछ लोगों को जो है एरियर भी मिल चुका है और अब कईयों की बढ़ी हुई पेंशन रिवाइज होकर के आने वाली है। और जिनको नहीं मिला है एरियर वो भी समय के साथ साथ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ओआरओपी का चल रहा होगा। तो इस प्रकार के आपके कॉरिजेंडम पीपीओ भी जारी होंगे, आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप पुराना वाला भी देख सकते हैं जिनको जारी नहीं हुए हैं। जो भी पीपीओ हैं आपके पास में, आप उसमें अगर एक चीज देखेंगे दोस्तों, यहां पर ये सर्विस पेंशन तो हर कोई देखते हैं दोस्तों कि सर्विस पेंशन हमारी इतनी थी जी, अब इतनी बढ़ गई हमारी ओआरओपी में। लेकिन दोस्तों इसको कोई नहीं देखता है। अगर देखता भी है तो समझता नहीं है कि रेजिडुअल सर्विस पेंशन जो यहां पर लिखा रहता है आखिर ये है क्या भला। तो मैं दोस्तों आपको यही चीजें बताने जा रहा हूं कि रेजिडुअल सर्विस पेंशन है क्या। इससे पहले दोस्तों आपको समझना होगा पेंशन को। जी हाँ दोस्तों, आपको पेंशन आखिर मिलती कैसे है जब रिटायरमेंट आते हैं, डिस्चार्ज आते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये जानकारी है दोस्तों, बांध लीजिए इन चीजों को, ठीक है ना। जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है दोस्तों, जो आपको सर्विस के दौरान लास्ट इनवॉल्वमेंट मिलता है तो उसका 50% यानी कि उसका आधा आपको पेंशन मिलता है। अब लास्ट इनवॉल्वमेंट में क्या क्या शामिल होती हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये बता देता हूं। एक तो उनकी बेसिक सैलरी होती है दोस्तों, ठीक है ना, उसमें जुड़ता है उनका एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, जेसीओ को नहीं मिलता है क्लास पे, ठीक है, उनका जुड़ता नहीं है। तो क्लास पे प्लस ग्रुप पे तो बटे 2, यानी कि इसका 50, ये सारा जोड़ के बेसिक सैलरी, एमएसपी, क्लास पे, ग्रुप पे बटे 2, इसका 50% आपको मिलता है। तो सपोज करें दोस्तों कि आपकी बेसिक जो सैलरी है वो 40,000 आप पा रहे थे। 40,000 अगर आप पा रहे थे तो 5200 रुपए आपको एमएसपी मिलती है सपोज, ठीक है ना। 300 रुपए आपको क्लास पे मिलती है जेसीओ को छोड़ करके। और ये जो ग्रुप पे है दोस्तों, ये एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है ना, जितना भी आपको मिलता है 6200, 3600 जो भी मिलता है तो आप इसको यहां पर जोड़ सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं। इसका हो जाता है आधा, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, 45,500 रुपए बटे 2। ये मैंने केवल एक कैलकुलेशन के लिए लिया है, किसी पार्टिकुलर किसी रैंक का नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो 45,500 रुपए ये जोड़ करके हो गया, इसका बटे 2 आपकी बेसिक पेंशन बनेगी, ठीक है ना। और आपको इस पर डीआर भी मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो उस समय जो आपकी बेसिक पेंशन बनती है ना दोस्तों, उस पर आपको कम्यूटेशन मिलता है, इससे कैलकुलेट होकर के। इस प्रकार से वो कैलकुलेट होता है, इस प्रकार से कम्यूटेशन का जो चार्ट तैयार किया गया है कि आपकी 50% पेंशन की बिक्री हो जाती है, समझ लीजिए, वो भी 15 साल के लिए। अब इसको ऐसे समझिए दोस्तों, जो आपकी पेंशन है ना, ये 22,750 जो बन रही थी, इसके हो जाते हैं 2 भाग। अब 2 भाग कैसे होते हैं, जो आप कम्यूटेशन लेते हैं दोस्तों तो उसकी एक भाग में तो उसकी रिकवरी चली जाती है और दूसरे भाग जो बचा हुआ भाग होता है वह होता है दोस्तों रेजिडुअल पेंशन। जी हाँ दोस्तों, रेजिडुअल पेंशन होता है। अब इसको और भी ज्यादा एग्जांपल से समझिए कि ये तो आपकी पेंशन बनी और 50%, क्योंकि डिफेंस वालों को 50% कम्यूटेशन मिलता है, नहीं लिया है तो बात अलग है, तब तो उनके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर कम्यूटेशन लिया है तो 50% तो उनका कम्यूटेशन की रिकवरी में चला जाता है, समझ गया आपको। तो इसका 50% तो आपका 11,375 रुपए इसकी रिकवरी में चला गया, ठीक है। अब जो 50% बची वह होती है रेजिडुअल पेंशन और ये बच रही है आपके 11,375। इसको 2 भागों में
बांट दिया। तो कुल मिलाकर के बचा कुचा जो आपके हाथ में आया, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पड़ोसी की या आपके जो है दोस्त की किसी की जॉब लग जाती है, तो आप जरूर पूछते हैं उसको कि हाँ भाई कहाँ जॉब कर रहा है, वो कहेगा हाँ जी वहां पर जॉब कर रहा हूँ, हाँ कितना मिल रहा है, कितना तनख्वाह मिल रही है, सैलरी कितनी मिल रही है। तो वो भी बोलता है कि देखिए यार भैया ऐसा है कि मेरी तनख्वाह तो मेरी 40,000 है, पर लेकिन कट कटा के ना हाथ में जो है 32,000 रुपए आते हैं। तो आप पूछते हैं क्यों भाई कहाँ कट जाता है, तो वो बताता है कि यार 8,000 रुपए तो जो है उसका लत्ता भत्ता या फिर पीएफ में कट जाता है, और बचा कुचा जो उसके हाथ में आता है ना दोस्तों, तो उसी को बताता है कि बचा कुचा 32,000 हाथ में आता। तो जो बचा कुचा हाथ में आने वाली बात है ना दोस्तों, वही उसी को कहते हैं रेजिडुअल पेंशन, अगर आपको पेंशन के रूप में मिल रही है। हालांकि इसके साथ आपको डियरनेस रिलीफ भी मिलती है। तो ये कुल मिलाकर के एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि बचा कुचा जो आपको पेंशन मिल रही है वह है आपकी रेजिडुअल पेंशन। अब आप समझ गए होंगे इस चीज को कि आपको मिल क्या रहा है, आपको लागू ये है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, ये वाला मिल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा और आपके डाउट क्रिएट होंगे, वो भी क्लियर करता हूं। अब देखिए जो 50% कम्यूटेशन मिलता है ना दोस्तों आपको, यह भी जो है आपका जो बचा कुचा होता है ना, ये खत्म हो जाता है। कब होता है खत्म? जिस दिन आपको कम्यूटेशन का अमाउंट मिलता है, तो तब से यह 50% वहां रिकवरी शुरू हो जाता है। लेकिन 15 साल के बाद, यानी कि 15 साल कंप्लीट होने पर यह रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर हो जाता है तो यह भी इसके साथ में जुड़ जाता है, यानी कि आपको पूरी की पूरी पेंशन 15 साल के बाद में मिलना शुरू हो जाती है। अब इस पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और बताने जा रहा हूं। पहली बात तो दोस्तों, जो आपकी जो पेंशन होती है ना दोस्तों, सर्विस पेंशन, इस पे आपको मिलता है महंगाई राहत, अंग्रेजी में बोले तो डियरनेस रिलीफ। और ध्यान रखना दोस्तों, पेंशनर को मिलता है डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत। लेकिन जो सर्विस में होते हैं, सर्विंग पर्सन होता है, उसको डीआर नहीं बल्कि क्या मिलता है उसको, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। इस चीज को समझ गए आप। तो पेंशनर्स को मिलता है डीआर। हालांकि ये दोनों बराबर बराबर ही होते हैं, लेकिन नाम इनका अलग अलग है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, जो आपका डियरनेस रिलीफ है वो दोनों पर मिलता है, रेजिडुअल पेंशन पर भी मिलता है और कम्यूटेशन रिकवरी जो हो रही होती है उस पर भी मिलता है, यानी कि आपकी टोटल पेंशन पर मिलता है। दूसरी चीज, आपकी कम्यूटेशन रिकवरी में जो अमाउंट जा रही होती है दोस्तों, ये वाली अमाउंट जा रही है, तो जब आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, तो ये वाली इनकम आपकी काउंट ही नहीं होती है आपकी टोटल इनकम में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये बड़ा फायदा होता है इनकम टैक्स बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से हमको दिखाना नहीं पड़ता है वहां पे कि 80C में इसकी छूट ले लें या किसी जो है किसी सेक्शन के तहत इसकी छूट ले लें। कहीं किसी भी सेक्शन के तहत इसकी छूट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस इनकम को आपकी इनकम में जो कट रहा है आपकी इनकम में ही नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इसके ऊपर डीआर जरूर आपको मिलता है। तो ये तो फायदा आपने देख लिया दोस्तों। अगली चीज दोस्तों, कभी भी पेंशन आने के बाद, रिटायरमेंट आने के बाद आपकी पेंशन में कभी भी रिवीजन होता है, तो ये जो आपका रेजिडुअल पेंशन है ना दोस्तों, इसमें बढ़ोतरी होगी। अभी इसका एग्जांपल दूंगा मैं। इसमें बढ़ोतरी होगी अगर रिटायरमेंट आने के बाद पेंशन में कोई रिवीजन होता है, जैसे ओआरओपी हो गया या कोई सर्कुलर, पीछे आपने कई सर्कुलरों से बढ़ती है ना पेंशन, तो उन सर्कुलर के मुताबिक अगर बढ़ी है तो आपकी रेजिडुअल पेंशन बढ़ेगी। रेजिडुअल पेंशन बढ़ेगी, लेकिन जो आपको कम्यूटेशन रिकवरी हो रही है वो उतनी ही होती रहेगी, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये है आपकी रेजिडुअल सर्विस पेंशन। आपको पहले जैसे 10,663 रुपए, इसका आधा है ना दोस्तों 21,325 का, तो 10,663 रुपए इनको रेजिडुअल सर्विस पेंशन मिल रही थी। अब ये बढ़ करके, यानी कि ओआरओपी में बढ़ करके 11,814 रुपए हो गई। और कैसे हुई? ये वाला जब इनकी 21,325 से 22,476 हुई, तो इसमें से जो कम्यूटेशन था दोस्तों, कम्यूटेशन का रिकवरी हो रहा था वो उतना ही रहेगा। जब उतना घटेगा तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी रेजिडुअल सर्विस
पेंशन में, तो 11,804। तो आप 10,663 से बढ़ करके 11,814 तो हो गई, लेकिन जो आपको कम्यूटेशन कट रहा था ना दोस्तों 10,662 रुपए का, वो कटता रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है ना। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे और इस चीज को नोट भी करना है दोस्तों, आपने इस चीज को चेक भी करना है अपने पीपीओ में। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जो है आपके कम्यूटेशन की रिकवरी में भी बढ़ोतरी कर दी, वो भी बिना कम्यूटेशन अभी दिए हुए। ठीक है ना। तो ये बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज को चेक कर लेना। अब देखिए फैमिली पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, जब जो है किसी सर्विस पेंशनर्स की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो ये जो कम्यूटेशन होता है ना दोस्तों, कम्यूटेशन की रिकवरी चल रही होती है ना 15 साल की, इसको रोक दिया जाता है। भले ही किसी सर्विस पेंशनर्स की एक ही साल में मृत्यु हो जाती है, 6 महीने में मृत्यु हो जाती है, 10 साल में हो जाती है, कभी भी मृत्यु हो जाती है और फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है, तो यह रिकवरी जो कि 15 साल तक होनी थी, इसे बंद कर दिया जाता है और फैमिली पेंशनर्स को जो है पूरी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और पूरी पेंशन किस हिसाब से स्टार्ट होती है? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। 2 पार्ट में उनको फैमिली पेंशन मिलती है। पहले पार्ट में मिलती है इनहैंस रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। अब इनहैंस रेट पर कैसे मिलेगी? जैसे कि आपको पता ही है कि 22,750 ये सर्विस पेंशनर्स पा रहे थे, तो इनहैंस रेट पर भी इतनी ही पेंशन, बेसिक पेंशन इनको मिलती रहेगी, डीआर तो मिलेगा ही। ठीक है ना। और जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही थी वो खत्म हो जाती है दोस्तों। तो अब ये कब तक मिलेगी, इसकी भी कोई समय सीमा है दोस्तों। ठीक है ना। समय सीमा क्या है, कब तक मिलेगी? जब पेंशनर्स की डेथ होती है तो उसके 7 साल बाद तक। ठीक है ना। या तो जब डेथ हुई उसके 7 साल बाद तक, या फिर 67 साल 67 ईयर्स ऑफ एज ऑफ सर्विस पेंशनर्स, यानी कि उन पेंशनर्स की जिनकी डेथ हुई है, जिस भी उम्र में हुई है, उनके 67 साल पूरा होने तक, या तो फिर 7 साल तक, अगले 7 साल तक, जो भी पहले हो जाता है तब तक इनको इनहैंस रेट पर यानी कि फुल पेंशन मिलती रहेगी। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, सपोज किसी की डेथ सर्विस पेंशनर्स की 50 साल में होती है, तो पहले जो भी होता है 7 साल या 67 साल, और पहले कौन सी चीज होती है? 7 साल, यानी कि 57 साल। जैसे में अगले 7 साल यानी कि 57 साल के जब सर्विस पेंशनर्स की होती है उम्र, हालांकि किसी की मृत्यु के बाद उनकी उम्र तो नहीं, लेकिन काउंट करने के लिए, केवल काउंट करने के लिए है कि 57 साल जैसे ही होती है तो फैमिली पेंशनर्स की नॉर्मल रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कि सपोज जो है 62 साल की उम्र में किसी सर्विस पेंशनर्स की डेथ होती है, तो अब यहां पर देखिए उनको 67 साल पहले पूरे हो जा रहे हैं, 7 साल बाद में हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना, या तो 7 साल या तो 67 साल, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है। तो यहाँ इस केस में आप देख रहे हैं कि 67 साल पहले हो जा रहे हैं, 5 ही साल में हो जा रहे हैं, तो इनको इस केस में 5 ही साल की फुल पेंशन यानी कि इनहैंस रेट पर पेंशन मिलेगी। और आगे देखिए, अगर सर्विस पेंशनर्स की उम्र 67 साल से ज्यादा है, 67 साल, 68 साल, 59, 70 साल में अगर मृत्यु होती है, तो उनको, उनके फैमिली पेंशनर्स को ये वाली इनहैंस रेट वाली पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि कौन सी मिलेगी? नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बेसिकली है क्या? एक तो इनको मिलेगी 7 साल के बाद, या फिर 67 साल जो भी पहले हो जाए, या फिर जो है किसी की मृत्यु 67 साल के बाद सर्विस पेंशनर्स की होती है, तो उनको डायरेक्ट ये नॉर्मल रेट पर मिलेगी। अब ये कितनी मिलती है? ये मिलती है दोस्तों, ये जो आपको 22,750 रुपए मिल रही है ना पूरी फुल पेंशन, इसका 60% मिलती है दोस्तों। इसका कितना मिलती है? 60%। या तो सर्विस पेंशन का, या फिर क्योंकि सर्विस पेंशन और इनहैंस रेट तो एक ही है, बराबर ही है, इसलिए तो है, इसका मिलती है 60%, या आप माने कि 30% ऑफ लास्ट इनवॉल्वमेंट, यानी कि जब रिटायरमेंट आते हैं तो लास्ट इनवॉल्वमेंट मैंने बताया था किन किन चीजों को मिलकर के बनता है, या तो उसका 30%, या तो फिर पेंशन का जो बाद में ले रहे हो तो उसका 60%। और देखिए पेंशन में जब ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तब इस वाले को नहीं लेते, वो लास्ट इनवॉल्वमेंट को 30% को, तब किसको लेंगे? वो बढ़ाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन को, जो उनकी रिवाइज हुई होगी। जैसा कि ओआरओपी में ये बड़ा हो गया ना, बढ़ चुका है, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट आए थे तो उस समय तो उनकी ये वाली थी 21,325, लेकिन अब हो गई 22,476 बढ़ करके। तो इस वाली का 60%
होगा उनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट पर है, ठीक है ना। ये वाले पे नहीं होगा, बल्कि किस पे होगा, नए वाले पे होगा। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है आप समझ चुके होंगे, और अभी तक तो आपने लाइक का बटन वैसे भी दबा ही दिया होगा, लेकिन अगर चैनल को फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।